प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम मानव भूगोल के सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत या अंतर संबंधों के सिद्धांत के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पार्थिव एकता का सिद्धांत या अंतर संबंधों के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति की सभी तत्व परस्पर संबंधित होते हैं और कोई भी भूदृश्य, चाहे वह प्राकृतिक हो या सांस्कृतिक, इन सभी तत्वों की मिले जुले स्वरूप को प्रकट करता है। अर्थात इस सिद्धांत को मानने वालों का ये मत है कि प्रकृति के सभी तत्व, अर्थात चाहे जैविक हो चाहे अजैविक हो या कोई भी भूदृश्य हो, चाहे वह प्राकृतिक हो या सांस्कृतिक हो, अर्थात मानव निर्मित हो, इन सभी तत्वों के आपस के मिले जुले स्वरूप का प्रकट करता है। अर्थात कोई भी जो तत्व है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, वह सभी आपस में एक दूसरे से संबंधित है, प्रभावित है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र का जो वास्तविक जो भूदृश्य है, वहाँ के सभी तत्वों के सम्मिलित अंतर संबंधों का ही परिणाम है। यानी इस धरातल पर जो भी आपको दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, वह सभी जो प्राकृतिक जो तत्व होते हैं, जैविक हो, अजैविक हो, सांस्कृतिक हो या प्राकृतिक हो, इन्हीं सभी के आपसी संबंधों का ही परिणाम है। रेडजेल ने पार्थिव एकता का समर्थन करते हुए कहा कि मानव भूगोल के दृश्य पर्यावरण से संबंधित होते हैं और पर्यावरण भौतिक दशाओं का योग होता है। अर्थात रेडजेल का मानना था कि मानव भूगोल के जो भी दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे पर्वत हो, पठार हो, सागर हो, नदी हो, आदि सभी पर्यावरण से संबंधित होता है और पर्यावरण जो भौतिक जो दशाएं होती है, उनका एक योग होता है। इसी प्रकार ब्लास ने पार्थिव एकता का समर्थन करते हुए बताया कि मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है। यानी जो मानव भूगोल के जो भी तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, वो प्रकृति की एकता से ही संबंधित है और केवल उसी के माध्यम से उनकी व्याख्या की जा सकती है। अर्थात मानव के भूगोल के जो भी तत्व है, उनकी व्याख्या या उनको समझने के लिए हमें पार्थिव एकता का ही सहारा लेना पड़ता है। ब्रून्स के अनुसार विभिन्न शक्तियाँ एक दूसरे पर केवल निश्चित दशाओं में ही कार्य करती है और न ही वे केवल कुछ निश्चित दृष्टांशों में पारस्परिक क्रिया का प्रयास करती है, बल्कि विभिन्न दशाओं के अंतहीन अंतर संबंधों के कारण ये सभी शक्तियाँ परस्पर घनिष्ठ रूप से आपस में बंधी हुई है। अर्थात ब्रून्स का मानना था कि जो विभिन्न शक्तियाँ हैं, वो केवल एक निश्चित दशाओं में ही कार्य नहीं करती, बल्कि कुछ निश्चित दृष्टांतों में भी एक दूसरे पर आपस में क्रिया का प्रयास करती है और उनके जो आपसी संबंध है वो अंतहीन संबंध है, यानी उनका कोई अंत नहीं, वो हमेशा आपस में एक दूसरे से संबंधित रहती है और सभी शक्तियाँ एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अर्थात कोई भी शक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है और उनमें आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं अमेरिकी विद्वान हंटिंगटन ने भी भौतिक दशाओं की अंतरक्रियाओं तथा मानव क्रिया पर पड़ने वाले उनके प्रभाव की व्याख्या करते हुए कहा कि भौतिक पर्यावरण के सभी तथ्य एक दूसरे से प्रभावित है तथा अंतर संबंधित है। यानी हंटिंगटन का मानना था कि भौतिक दशाओं की जो अंतरक्रिया होती है या उनके आपस की जो क्रिया होती है, वो मानवीय क्रियाओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है और भौतिक पर्यावरण के सभी तत्व भी एक दूसरे को प्रभावित करती है। जैसे जलवायु वनस्पति को प्रभावित करती है, तो मिट्टी भी वनस्पति को प्रभावित करती है, तो वनस्पति जलवायु और मिट्टी दोनों को प्रभावित करती है। तो इसी प्रकार सभी जो भौतिक पर्यावरण के सभी तत्व है, वो एक दूसरे से संबंधित है। अतः किसी तथ्य को समझने के लिए एक दूसरे से संबंधित तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक है। हंटिंगटन का मानना था कि प्रकृति के किसी एक तत्व को समझने के लिए दूसरे तत्वों की जानकारी भी आपको आवश्यक होनी चाहिए, वरना उनका ज्ञान आपको अधूरा रहता है। इस प्रकार अंतर संबंधों का सिद्धांत ये प्रतिपादित करता है कि विश्व में कोई भी भौतिक या मानवीय तथ्य
एकांकी या स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक तत्व अनेक तत्वों से संबंधित होता है, जैसे नदियों का उद्गम स्थल पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। इस तरह से हम देखें तो पार्थिव एकता या अंतर संबंधों का सिद्धांत ये प्रतिपादित करता है कि विश्व की कोई भी भौतिक तत्व हो या मानवीय तत्व हो, न तो पूर्ण रूप से एकांकी है न पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यानी वो आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। उन्होंने उदाहरण देते हुए, जैसे अपन की उदाहरणों के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि नदियों का जो उद्गम स्थल है वो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, और इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों का निर्माण भी क्या होता है, नदियों के द्वारा जो अवसाद जो होता है वो सागर में जमा करने से होता है, और उसमें जो भूपटल की जो आंतरिक शक्तियों के द्वारा तनाव और वलन होता है और उनमें मोड़ पड़ जाता है, तो पर्वतों का निर्माण होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी की जो समस्त वायुमंडलीय दशा है वो सूर्य ताप से निर्धारित होती है या नियंत्रित होती है। यानी इस पृथ्वी भूमंडल में या वायुमंडल में जितनी भी जो दशाएं हैं, चाहे तापमान हो, वायुदाब हो, वर्षा हो, चक्रवात हो आदि जो होते हैं, वो सूर्य ताप से नियंत्रित होती है। यानी सूर्य शक्ति ही के द्वारा वो सारी क्रियाएं नियंत्रित होती है, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है या तेज़ी से परिवर्तन होता है। जैसे बादलों का बनना है, वर्षा होना है, वायुदाब है, वायुदाब में परिवर्तन है, चक्रवात है आदि। इसी प्रकार हम देखें तो जलवायु भी वनस्पति को नियंत्रित करती है। यानी जलवायु भी क्या करती है, वनस्पति को नियंत्रित करती है। विभिन्न प्रकार की जलवायु में भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति भी आपको देखने को मिलती है। तो वही वनस्पति भी जलवायु के तत्व को नियंत्रित करती है। यानी इस कहने का मतलब ये है कि जो जलवायु होती है वो वनस्पति का एक प्रमुख नियंत्रक होती है। जलवायु के जो प्रमुख जो तत्व होते हैं, तापमान होती है, आर्द्रता होते हैं, वर्षा होते हैं, वो किसी क्षेत्र की वनस्पति को निर्धारित करने का या अपना प्रभाव डालती है। तो इसी तरह देखें तो वनस्पति है वो जलवायु के जो तत्व होते हैं, वर्षा है, आर्द्रता है, तापमान है, उनको भी नियंत्रित करती है। इस प्रकार से जलवायु और वनस्पति एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित है। इसी तरह से हम देखें तो जलवायु व मानव, वनस्पति व पशुपालन, मानव व खनिज संसाधन आदि एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं और इनमें घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इस तरह से हम देखें तो मानव भी जलवायु से प्रभावित होता है और जलवायु भी मानव को प्रभावित करती है और मानव भी जलवायु को प्रभावित करता है। वनस्पति भी पशुपालन को प्रभावित करती है और पशुपालन भी वनस्पति को प्रभावित करता है। यानी जहाँ पर वनस्पति ज़्यादा होती तो वहाँ पर पशुपालन भी पाया जाता है, क्योंकि पशुओं के लिए जो प्रमुख जो खाद्य सामग्री वो वहाँ से मिल सकती है। और पशुपालन भी क्या होता है, वनस्पति को निर्धारित करता है, यानी वो भी वनस्पति को नुकसान भी कर सकता है या उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। तो मानव जहाँ खनिज संसाधन मिलेंगे, मनुष्य वहाँ पे भी रहने के लिए या अगर प्राकृतिक दशाएं भी अगर इतनी अच्छी नहीं है तो भी मनुष्य वहाँ रहेगा, क्योंकि खनिज संसाधनों की उपलब्धता है। इसका हम उदाहरण देंगे, चिली के जो तांबे की खाने हैं उनके आसपास क्षेत्र में मानव निवास पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में जो सोने की खदानें हैं वहाँ भी मानव रहता है। तो इस प्रकार से मनुष्य और खनिज संसाधनों में आपसी बड़ा घनिष्ठ संबंध है। इस तरह से हम देखें तो पार्थिव एकता को जो सिद्धांत या अंतर संबंधों का सिद्धांत है वो ये स्पष्ट करता है कि संसार के सभी तत्व, चाहे वह जड़ हो, चेतन हो, सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। इस तरह से उनमें घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यानी ये पार्थिव एकता यानी प्रकृति एकता के सिद्धांत पर बल देता है। यानी कोई भी तत्व हो, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, वो एक दूसरे से प्रभावित है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी इनमें आपसी परस्पर घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो धन्यवाद।